नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रमुख तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों के प्रयोगों तथा गुणों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि इस टॉपिक से एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट, तो इस टॉपिक से जो प्रमुख तत्व हैं या यौगिक हैं उनके रासायनिक नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे कई यौगिक जो हैं अन्य नामों से जाने जाते हैं। राइट, जैसे कास्टिक सोडा हो जाएगा, हार्ड सिल्वर हो जाएगा, साधारण नमक हो जाएगा। इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं वो एमसीक्यूज के रूप में पूछे जा सकते हैं। या फिर कई यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र हैं, राइट, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। जैसे नीला धोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, राइट, फिर जो भारी जल है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इस तरीके से कई यौगिकों के रासायनिक सूत्र पूछे जा सकते हैं। फिर जो प्रमुख तत्व हैं या यौगिक हैं उनके महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होते हैं, राइट, फिर उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट, और यहाँ से जो है कई प्रकार के जो है प्रश्न बनते हैं। तो अधिकांश जो तत्व हैं या यौगिक हैं उनका व्यावसायिक उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस तरीके से रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, गुण, उपयोग और इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर हम जो है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम सबसे पहले प्रत्येक तत्व के बारे में समझेंगे। राइट, तो हम एक तत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में यह देखेंगे कि उस तत्व के कितने यौगिक हैं। हो सकता है एक तत्व के एक से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं। तो पहले तत्व के बारे में समझेंगे, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, उसका रासायनिक संकेत कितना है, राइट, या रासायनिक संकेत क्या है, फिर उसके यौगिक कितने हैं, उन यौगिकों के रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उनके गुण क्या है, उपयोग क्या है। इस तरीके से हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। देखिए, हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत H होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत H है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। साथ ही साथ शुरुआत में जो आवर्त सारणी विकसित की गई थी उसमें हाइड्रोजन के स्थान को लेकर काफी मतभेद था। परंतु जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह 1 में रखा गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे पहला तत्व भी है। तो ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का एवं सबसे छोटा तत्व भी है। तो ये 3 चीजें आप याद रखें। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा एवं पहला तत्व हाइड्रोजन ही है। साथ ही साथ हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो क्षार धातुओं से भी मिलते हैं, तो हैलोजन के साथ भी मिलते हैं। इसीलिए जो है कुछ हैलोजन से भी मिलते हैं। इसी वजह से हाइड्रोजन के स्थान को लेकर मतभेद था। राइट, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है या उसके पहले जो आवर्त सारणी विकसित की गई थी उसमें हाइड्रोजन के स्थान को लेकर जो है मतभेद था। परंतु वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इसको समूह 1 में रखा गया है। हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य तथा सूर्य के समान जो कई तारे हैं उसमें नाभिकीय संलयन के बदौलत ही प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन तत्व की अहम भूमिका होती है। राइट, तो आप सीधा सा एक बात याद रख सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और उन तारों में जो प्रकाश का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन तत्व या हाइड्रोजन गैस का ही जो है प्रयोग होता है या हाइड्रोजन गैस ही हीलियम में परिवर्तित हो रही है। अर्थात हमारे ब्रह्मांड में जो तत्व सबसे अधिक उपस्थित है वह हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा, सबसे हल्का एवं पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर ही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन जो गैस है
वह हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एक यौगिक हो जाएगा। तो ये हमने अभी समझा है किसके बारे में, तत्व के बारे में। क्लियर। तो तत्व शुद्ध पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसको और अधिक भागों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उसे ही तत्व कहते हैं। अब जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे ही किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। परंतु जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में आपस में मिल जाएं तो उसे ही क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर यह है कि यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, तो वहीं मिश्रण में तत्व अनिश्चित अनुपात में होते हैं और वो रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते हैं। तो अब जो है हम हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण जितने भी जो है यौगिक है, तो हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में समझेंगे। तो हाइड्रोजन का सबसे पहला यौगिक कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा या H2 गैस हो जाएगा। क्लियर। तो हाइड्रोजन गैस या H2 गैस हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है और हाइड्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होती है। अर्थात ना तो इसका कोई रंग होता है, ना ही इसकी कोई गंध होती है और ना ही इसका कोई स्वाद होता है। राइट। तो हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है और इसका घनत्व अन्य सभी गैसों में निम्नतम होता है। राइट। इसीलिए यदि हम एक वायु में जो है, यदि एक गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड भरी है और एक वायु में हाइड्रोजन गैस भरी है, तो हाइड्रोजन गैस जिस गुब्बारे में भरी वो हमेशा अंतरिक्ष में ऊपर ही रहेगा। राइट। वो धरातल पर नहीं आता क्योंकि वायु का घनत्व जो है ज्यादा होता है। इसीलिए ऐसे गुब्बारे जिनमें हाइड्रोजन भरी होती है वो हमेशा ऊपर की ओर जो है उड़ते रहते हैं। राइट। तो हाइड्रोजन का घनत्व सबसे कम होता है और हाइड्रोजन का घनत्व वायु के घनत्व का 1/4 होता है। अर्थात जो हाइड्रोजन है वो वायु से 1/4 क्या होती है, हल्की होती है। अब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कहाँ होती है, तो जब हमने अम्ल क्षार अभिक्रिया पढ़ी थी, राइट, अम्ल क्षार अभिक्रिया पढ़ी थी, या धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया हो जाएगी, इन सब में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो धातुओं पर जब जल की क्रिया होती है, एक चीज आप याद रखें, तो धातुओं पर जब जल की अभिक्रिया होती है, साथ ही साथ जब उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो धातुओं पर जल की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, या जल का विद्युत अपघटन, इनसे ही हाइड्रोजन गैस जो है प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो गैस है वो एक कैसी है, ज्वलनशील गैस है। अब हाइड्रोजन गैस के कई उपयोग भी हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि धातुओं को काटने में या धातुओं की वेल्डिंग में, जैसे मान लेते हैं लोहे के 2 टुकड़े हैं, अगर उनको जोड़ना है या फिर लोहे के टुकड़े को काटना है, राइट, तो धातुओं को काटने में या उनकी वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन टार्च के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यह पहला जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हो जाएगा। राइट। तो धातुओं को काटने में या वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन टार्च के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। साथ ही साथ ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। फिर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। साथ ही साथ आप ये बात भी याद रखें कि हाइड्रोजन गैस को ही सर्वोत्तम क्या माना जाता है, ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन गैस को सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये हो जाएगा कि इससे प्रदूषण जो है न्यूनतम होता है। तो जितने भी ईंधन के स्रोत हैं उनके दहन से कुछ ना कुछ अवशेष जरूर प्राप्त होता है, परंतु हाइड्रोजन के दहन से न्यूनतम अवशेष प्राप्त होता है। अर्थात हाइड्रोजन के दहन से प्रदूषण न्यूनतम होता है। साथ ही साथ इसका कैलोरीफिक जो कैलोरीफिक वैल्यू है, राइट, वह भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू तथा कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है और इससे प्रदूषण कम होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है और हाइड्रोजन का जो प्रयोग है वह ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर।
उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो जो रॉकेट होता है, राइट, रॉकेट इंजन में द्रव हाइड्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से ही क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, डालडा कहा जाता है। तो ध्यान रखें, जो वनस्पति वसा होती है या जो वनस्पति तेल होता है उसकी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से ही वनस्पति घी बनता है। तो यहाँ पर दो फैक्ट हैं, आप याद रखें कि जो वनस्पति घी है या डालडा है वह है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से ही बनता है। और किससे बनता है, वनस्पति तेल से बनता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन के प्रयोग से ही अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया का निर्माण किससे होता है, हैबर विधि से होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखें, हाइड्रोजन का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में होता है। साथ ही साथ हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में भी हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। तो ये हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन का पहला, राइट, हाइड्रोजन किसका, तत्व का। तो हाइड्रोजन तत्व H जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका पहला यौगिक हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा यौगिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल हो जाएगा या H2O हो जाएगा। तो जल एक क्या है, यौगिक है, और मैंने अभी आपको बताया है कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से ही क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो जो जल है वह हाइड्रोजन गैस, इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, यौगिक होता है। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का क्या है, यौगिक है। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों का यौगिक ही क्या है, जल है, जिसमें हाइड्रोजन के दो तत्व होते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन का एक अणु होता है, परमाणु होता है, सॉरी, राइट। तो हाइड्रोजन में जो है जल का फॉर्मूला हो जाएगा H2O, जिसमें हाइड्रोजन के दो क्या हो जाएंगे, परमाणु हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का एक परमाणु हो जाएगा। साथ ही साथ जल की महत्वता यही है कि हमारे पृथ्वी पर यदि जीवन संभव है तो उसमें जल की अति आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका है, या हम कह सकते हैं कि जल की उपस्थिति की वजह से ही हमारे पृथ्वी पर जीवन क्या है, संभव है। इसके साथ ही पृथ्वी पर ज्ञात सभी तत्व या यौगिकों में सबसे अधिक जल धारिता, राइट, ऊष्मा धारिता जो है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसकी होती है, जल की होती है। इस बात को ध्यान से रखें, ये कई बार जो है पूछा गया है, राइट। तो ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल की होती है। यही कारण है कि जल कई प्रकार की भौतिक घटनाओं को प्रदर्शित कर पाता है। उदाहरण के लिए जैसे कुहासा हो जाएगा, धुंध हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, बर्फ बनना हो जाएगा, या तरल अवस्था हो जाएगी, राइट। तो जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है। इसी वजह से कई जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं वो इसी वजह से संभव हो पाती हैं। इसके साथ ही जल एकमात्र ऐसा, राइट, जल एक ऐसा यौगिक है जो कि तीनों भौतिक अवस्थाओं में, ठोस में, द्रव में एवं गैस में पाया जाता है। गैस में जल वाष्प के रूप में, ठोस में बर्फ के रूप में एवं द्रव में जल के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ जल का जो अधिकतम तापमान होता है, ये आप याद रखें, जल का अधिकतम जो घनत्व है, तापमान नहीं सॉरी घनत्व, तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे जल का जो घनत्व है वह भी क्या होता है, कम होता जाता है। परंतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही हम तापमान को कम करेंगे तो जल का घनत्व क्या होगा, कम होता चला जाएगा, राइट। और इसके साथ ही जैसे ही जल का घनत्व कम होगा तो यह जमने पर बर्फ के रूप में क्या होता है, प्रदर्शित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी चीज और आप याद रखें, सामान्य रूप से जो ठोस है, ठोस का घनत्व द्रव से क्या होता है, अधिक होता है। परंतु यहाँ पर इसका एक अपवाद है, और वो कौन सा है, बर्फ। बर्फ का घनत्व हमेशा पानी से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर 3 चीजें याद रखें, जैसे जैसे तापमान कम होगा जल का घनत्व भी क्या होता है, कम होता है।
परंतु जल का सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से घनत्व कम, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होगा, जल का घनत्व भी क्या होता है, कम होने लगता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जल जो है द्रव भौतिक अवस्था से ठोस भौतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही साथ जल जब बर्फ के रूप में होता है तो बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि बर्फ पानी में डूबता नहीं है। अर्थात यदि आप किसी बर्तन में जल लें और उसमें बर्फ के टुकड़े डाल दें तो बर्फ पानी में डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है। तीसरा यौगिक क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा या ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिसको D2O भी कहते हैं। तो पहली चीज तो भारी जल हाइड्रोजन का एक यौगिक है। दूसरी चीज भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। और भारी जल की खोज सन 1932 में यूरे ने ही की थी, राइट। जो जल का फॉर्मूला होता है H2O होता है। और यदि इसमें हम हाइड्रोजन की जगह पर इसके जो क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। समस्थानिक में क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम, राइट। तो जब जल के यौगिक में, राइट, जब जल के अणु में हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम का अणु आ जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है, राइट। तो जब हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम हो तो वही क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा। अर्थात जो है जल का फॉर्मूला होता है H2O और D2O किसका फॉर्मूला हो जाएगा, भारी जल का हो जाएगा। तो भारी जल की खोज 1932 में यूरे ने की थी। साथ ही साथ यहाँ पर जल एवं भारी जल के गुणों में अंतर जो है बहुत ही कम होता है, परंतु सबसे विशेष, सबसे अच्छी बात यह है, यह प्रमुख अंतर यह है कि भारी जल से अभिक्रिया दर क्या होती है, धीमी रहती है। अर्थात यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उसको धीमा करना हो तो वहां पर भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो जल एवं भारी जल के जो गुण हैं उनमें कम अंतर होता है, परंतु मुख्य जो अंतर है वो यही है कि भारी जल के प्रयोग से अभिक्रिया दर धीरी हो जाती है। यही कारण है कि भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अर्थात नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नाभिकीय अभिक्रिया की जो गति है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि जो साधारण जल है उसमें भी प्राकृतिक रूप से भारी जल पाया जाता है, जो कि कितना होता है, 140 से 150 ppm जो है भारी जल पाया जाता है। अब हाइड्रोजन का चौथा यौगिक हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। तो हाइड्रोजन का यौगिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O2, राइट। तो जल का H2O हो जाएगा, हाइड्रोजन का H2 हो जाएगा, भारी जल का D2O हो जाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र H2O2 होता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये शुद्ध अवस्था में हल्के नीले रंग का होता है और यह भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया, राइट। तो जो शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड हल्के नीले रंग का होता है, क्लियर। और यह एक तीव्र क्या है, ऑक्सीकारक होता है और इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं, राइट। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा में। एक तरीके से घाव को, हाँ आगे हम इसके प्रयोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर हम गुणों की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 होता है। इसका रंग जो है हल्का नीला होता है, इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं और यह एक तीव्र क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसी कारण यह ब्लीचिंग एजेंट की भांति भी व्यवहार करता है। अब इसके उपयोग क्या है, इनको हम एक एक करके समझते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो तनु विलयन होता है, राइट, ध्यान से समझें, तनु विलयन को मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तनु विलयन का प्रयोग घाव को धोने में, कान की सफाई करने में,
राइट, या घाव की सफाई करने में किया जाता है। तो घाव को धोने में, कान साफ करने में, या जो घाव है उसको कीटाणु मुक्त करने में हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही पुराने तेल चित्र अर्थात प्राचीन समय में जो दीवार पर तेलीय रंगों के माध्यम से पेंटिंग होती थी और वो काफी धुंधली हो जाती हैं, तो जो काले पड़े जो पुराने तेल चित्र हैं उनको साफ करने के लिए भी हाइड्रोजन पराऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कपड़ों में यदि कोई जिद्दी दाग हो तो उसको भी हाइड्रोजन पराऑक्साइड के माध्यम से ही साफ किया जाता है। साथ ही साथ जो क्लोरीन आधारित विरंजक होते हैं वो पर्यावरणीय दृष्टि से क्या होते हैं, नुकसानदायक ज्यादा होते हैं। अर्थात क्लोरीन आधारित जो विरंजक हैं उनकी जगह पर यदि हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग विरंजक के रूप में करें तो वह पर्यावरणीय दृष्टि से क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व एवं हाइड्रोजन के फिर 4 यौगिक, हाइड्रोजन गैस, जल, फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल और हाइड्रोजन पराऑक्साइड, इनके बारे में समझा। अगला हो जाएगा लिथियम। राइट, तो लिथियम का रासायनिक संकेत Li होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और इसका रासायनिक संकेत Li होता है। यह है सबसे हल्की धातु है। तो लिथियम एक धात्विक तत्व है जो कि सबसे हल्की धातु माना जाता है। इसके साथ ही लिथियम सफेद कलर का होता है और यह धातुओं में अन्य धातुओं के समान कठोर ना होकर चाकू से काटे जा सकने योग्य क्या है, मुलायम धातु है। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हो जाएंगी लिथियम की कि लिथियम सबसे हल्की धातु है, साथ ही साथ यह एक मुलायम धातु है, इसको चाकू से काटा जा सकता है और यह सफेद रंग की होती है। साथ ही साथ लिथियम अत्यधिक क्रियाशील होती है और ज्वलनशील भी होती है। इसी वजह से लिथियम को खनिज तेल में डुबाकर रखा जाता है। अब हम लिथियम के उपयोग समझते हैं। तो लिथियम का वर्तमान समय में लिथियम की जो है मांग बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि लिथियम के प्रयोग से ही मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, इन सब की जो रिचार्जेबल बैटरी है वह बनाने में किया जाता है। और दुनिया में जैसे जैसे स्मार्टफोन्स की या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, मोबाइल फ़ोन बनेंगे, लैपटॉप बनेंगे, तो उनकी जो रिचार्जेबल बैटरी है वह बनाने में लिथियम का ही उपयोग किया जाता है। इसीलिए लिथियम की डिमांड बढ़ती जा रही है। राइट, तो लिथियम का प्रयोग मोबाइल फ़ोन एवं लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही लिथियम क्लोराइड जो लवण है वो सबसे अधिक आर्द्रता ग्राही होता है। यही कारण है कि लिथियम का प्रयोग एसी बनाने में, राइट, यह जो एयर कंडीशनर है एवं संबंधित उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रिचार्जेबल बैटरी बनाने में एवं एयर कंडीशनर उद्योग में लिथियम का ही प्रयोग किया जाता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और यह सबसे हल्की धातु है, मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। रंग में यह सफेद होती है। अब उसके बाद में अगला हो जाएगा सोडियम। राइट, तो सोडियम का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक संकेत होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब आप सोचते होंगे कि सर कई बार तो जो परमाणु हैं, कई बार जो तत्व हैं उनके जैसे हमने कहा कि कार्बन, राइट, तो कार्बन को जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसका ही क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम का Na क्यों है, तो देखिए जो तत्वों के रासायनिक संकेत है, तत्वों के रासायनिक संकेतों को अंग्रेजी के नाम, फ्रेंच के नाम या लैटिन भाषा के नामों का जो पहला कैपिटल लेटर होता है उससे लिया गया है। राइट, तो किसी भी तत्व का अंग्रेजी का नाम है, फ्रेंच नाम है या फिर क्या है, लैटिन नाम है। राइट, तो सभी तत्वों के अंग्रेजी, फ्रेंच या लैटिन नामों के जो पहला लेटर होता है, राइट, पहला जो लेटर होता है उससे ही उसका रासायनिक संकेत निर्धारित किया जाता है। परंतु हमें पता है कि प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। इसलिए हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का नाम जो है एक ही लेटर से शुरू हो। इस केस में क्या किया जाता है, जैसे
कार्बन है। अब कार्बन का रासायनिक संकेत यदि C है तो बाकी के जो जितने भी तत्व हैं, जैसे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, राइट। तो कॉपर का जो संकेत लिया जाता है वो क्या लिया जाएगा, Cu ले लिया जाता है। तो एक अन्य नाम जो है हमने कैपिटल लेटर ले लिया और यहाँ पर U भी ले लिया, राइट। तो इस तरीके से एक कैपिटल लेटर और अन्य एक लेटर के नाम से उसका रासायनिक संकेत लिया जाता है। तो वही कुछ जो रासायनिक तत्व होते हैं उनके नाम जो है लैटिन भाषा से लिए गए हैं, राइट। तो सोडियम को नाइट्रियम के नाम से जाना जाता है, नेट्रियम, इसी वजह से इसका रासायनिक संकेत क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, राइट। वैसे ही गोल्ड को भी किससे दर्शाते हैं, Au से दर्शाते हैं। चांदी को अर्जेंटम बोला जाता है, इसलिए Ag से दर्शाते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सोडियम का जो लैटिन नाम है उसके आधार पर ही इसका रासायनिक संकेत क्या होता है, Na होता है। तो सोडियम धातु का रासायनिक संकेत Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। साथ ही साथ सोडियम धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु होती है, राइट। तो यदि अभिक्रियाशीलता के बारे में चर्चा करें तो सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु होती है। तो सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है और यह जल के संपर्क में आने से तीव्रता से अभिक्रिया करती है। यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। साथ ही साथ सोडियम का जब दहन होता है तो यह पीली ज्वाला के साथ में जलता है। जो सोडियम धातु है इसका निष्कर्षण कास्टनर विधि एवं डाउन विधि से करते हैं। ये दो विधियां आप याद रखें, कास्टनर विधि एवं डाउन विधि के माध्यम से सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है, जो कि अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु होती है। इसके साथ ही जो सोडियम वाष्प लैंप है उसमें एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त करने के लिए भी सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब हम सोडियम के प्रमुख यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उनके उपयोग क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। तो सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है उसके प्रमुख यौगिकों में सबसे पहला हो जाएगा साधारण नमक, राइट। साधारण नमक या जिस नमक का प्रयोग हम भोजन में करते हैं, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है, राइट। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है और यह एक लवण है। जब अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उससे ही क्या बनता है, लवण की प्राप्ति होती है। साधारण नमक का प्रयोग खाने में किया जाता है। इसके साथ साथ भोज्य पदार्थ जैसे अचार है, मुरब्बा है, उसके संरक्षण में या परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा कास्टिक सोडा, क्लियर। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है और यह एक क्या है, प्रबल क्षार है, राइट। अब सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है या NaOH है या कास्टिक सोडा, इसका प्रयोग क्या होता है, इसको हमने क्षार वाले टॉपिक में, हमारा जो अम्ल क्षार वाला लेक्चर है उसमें हम बहुत पहले ही इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो दूसरा यौगिक हो जाएगा कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा हो जाएगा माइक्रोकास्मिक, क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा और माइक्रोकास्मिक साल्ट का रासायनिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaNH4 HPO4 पॉइंट क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, राइट। तो Na सोडियम NH4 HPO4 H4 H2O, ये माइक्रोकास्मिक साल्ट का क्या हो जाएगा, रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में चौथा यौगिक हो जाएगा सोडा एस और सोडा एस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडा एस का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यह सोडा एस का रासायनिक नाम है। और जो सोडा एस है या सोडियम कार्बोनेट, तो सोडा एस एवं सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, कांच एवं बोरेक्स
सुहागा बनाने में सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो जल की कठोरता है उसको दूर करने में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम का अगला यौगिक हो जाएगा हाइपो, राइट। तो सोडियम का जो यौगिक हाइपो है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, राइट। सॉरी, ये रासायनिक नाम हुआ। तो हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3.5 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो Na2S2O3.5 H2 यह सोडियम थायोसल्फेट का क्या है, रासायनिक फॉर्मूला होता है। और सोडियम थायोसल्फेट का जो प्रयोग है वह फोटोग्राफी में किया जाता है। देखिए, फोटोग्राफी में अगर आप देखें तो जो फोटो धुली जाती हैं या एक तरीके से जो अनपघटित सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको दूर करने में सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का ही प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी उद्योग में नेगेटिव के स्थायीकरण में या अनपघटित जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको दूर करने में हाइपो का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसका प्रयोग एंटी क्लोर के रूप में विरंजित कपड़ों से क्लोरीन को दूर करने में करते हैं। भाई, जो क्लोरीन को हटा दे उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लोर कहते हैं। तो हाइपो का प्रयोग एंटी क्लोर के रूप में विरंजित कपड़ों से क्लोरीन हटाने में किया जाता है। साथ ही साथ चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी हाइपो का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए, अब अगला तत्व हो जाएगा बेरिलियम हो जाएगा। तो बेरिलियम का रासायनिक सूत्र होता है Ve और इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, राइट। तो बेरिलियम का रासायनिक संकेत हुआ Be, परमाणु क्रमांक 4, और यह क्षारीय मृदा धातुओं का, किसका, क्षारीय मृदा धातुओं का। तो यह क्षारीय मृदा धातुओं का प्रथम सदस्य होता है। तो बेरिलियम क्षारीय मृदा धातुओं का प्रथम सदस्य होता है और इसका प्रयोग कई प्रकार की मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। जिन मिश्र धातुओं में बेरिलियम होता है, राइट, तो जिन मिश्र धातुओं में बेरिलियम होता है उनमें उच्च तन्यता का गुण होता है। इसीलिए तांबा और बेरिलियम की जो मिश्र धातु है, राइट, तांबा एवं बेरिलियम की मिश्र धातु का प्रयोग उच्च तन्यता वाली स्प्रिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब अगला हो जाएगा मैग्नीशियम, राइट। तो मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत Mg होता है और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और यह क्षारीय मृदा धातुओं का दूसरा सदस्य है। तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम क्षारीय मृदा धातुओं का प्रथम सदस्य है, तो वही मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है यह क्षारीय मृदा धातुओं का द्वितीय सदस्य है। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जैविक रूप से भी पाया जाता है। जो पेड़ पौधे हैं उनमें हरी पत्तियां होती हैं और हरी पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है वो मैग्नीशियम होता है। तो हरो पौधों के जो क्लोरोफिल हैं या पर्णहरित हैं उसमें मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक होता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम का निष्कर्षण, मैग्नीशियम सिलिकेट, राइट, समुद्र जल, और इसका प्रमुख अयस्क कार्नेलाइट, राइट, और कार्नेलाइट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड पोटेशियम मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इन तीन से मैग्नीशियम सिलिकेट, समुद्र जल और हाइड्रेटेड पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड या कार्नेलाइट से ही मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है। जो मैग्नीशियम है जब इसको जलाया जाता है तो वह चमकीली रोशनी के साथ में जलता है, इसीलिए इसका प्रयोग पटाखों को बनाने में किया जाता है। अब अगला तत्व हो जाएगा कैल्शियम, राइट। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक संकेत Ca और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो C संकेत है ये कार्बन का है, Ca कैल्शियम का है और Cu किसका, कॉपर का होता है, राइट। तो इसकी संभावना भी है कि हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कैल्शियम का रासायनिक संकेत कौन सा है, राइट। तो ये आप याद रखें, ये कार्बन का, ये कैल्शियम का और ये कॉपर का हो जाएगा। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और यह क्षारीय मृदा धातु का क्या है, सदस्य है। साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से जो
कैल्शियम है, प्राकृतिक रूप से कैल्शियम लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और इसका प्रयोग जो है निर्वात नलिकाओं में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंतिम ट्रेसेस को हटाने के लिए भी कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। तो निर्वात नलिकाओं में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अंतिम निशान या लास्ट ट्रेसेस को हटाने में कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। अब कैल्शियम के जो प्रमुख यौगिक हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, चूना, राइट। तो कैल्शियम का पहला यौगिक हो जाएगा चूना, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है और CaO को ही क्या कहा जाता है, बिना बुझा चूना कहा जाता है, बिना बुझा चूना। तो चूना या बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है और इसका प्रयोग सुपारी के साथ में खाने में किया जाता है, राइट। कैल्शियम का अगला यौगिक हो जाएगा बुझा चूना, राइट। तो बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्लियर। बुझा हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, राइट। तो CaOH2 यह है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या बुझे हुए चूने का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। जो बुझा हुआ चूना होता है अर्थात जल योजित जो चूना होता है उसका प्रयोग भवनों की पुताई में किया जाता है। जब भवन बनते हैं तो उनको चूना से क्या किया जाता है, पोत दिया जाता है। तो भवनों की पुताई करने में बुझा हुआ चूना, इसके साथ ही चीनी को या शुगर को रिफाइन करने में भी बुझा हुआ चूने का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हो जाएगा जिप्सम, राइट। जिप्सम का रासायनिक संकेत होता है, रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेट, राइट। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेट, राइट। तो अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखें, अगर यहां पर हाफ लिखा हो, क्या लिखा हो, हाफ, तो वो किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, राइट। तो ये क्यों, यहां पर देखिए यहां पर क्या है 2 और यहां पर क्या लिखा है हाफ। तो यदि हाफ हाइड्रेटेड हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेट या CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, 2 मतलब डाई और H2O क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। यह कैल्शियम का रासायनिक सूत्र होता है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। अर्थात सीमेंट में जिप्सम मिलाने से यह सीमेंट के जमने की दर को कम कर देता है। यही वजह से हम सीमेंट का प्रयोग जो है विशेष स्ट्रक्चर को बनाने में कर सकते हैं। अगला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को सुखाया जाता है, जब जिप्सम को सुखाया जाता है तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम का एक रासायनिक यौगिक हो जाएगा, जिसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड, राइट। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड। तो ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, राइट। और इसको ही आप आम भाषा में POP के नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ही जो है अब POP का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बर्तन बनाने में और मूर्तियां बनाने में किया जाता है, राइट। और POP एक ऐसा घटक है जो कि आसानी से पर्यावरण में विघटित नहीं होता है। इसीलिए हमारे देश में जब कभी भी जैसे गणेश महोत्सव हो जाएगा या नवदुर्गा हो जाएंगे जिसमें मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो यह अपील की जाती है कि मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की जाए, क्योंकि ये जो POP होता है ये आसानी से क्या होता है, वियोजित नहीं होता है। इसलिए जब मूर्तियों का वियोजन तालाब में, नदी में या किसी भी जल बॉडी में, वाटर बॉडी में किया जाता है तो वह प्रदूषित हो जाती है। तो ये तो पहला हो गया
खिलौने बनाने में, डिजाइन बनाने में और मूर्तियां बनाने में पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। साथ ही साथ टूटी हड्डी को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए हड्डी टूट गई, अब अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिक रूप से जो हड्डी है वो खुद से ही क्या होती है, जुड़ती है, परंतु जहां से हड्डी टूटी यदि बार बार वहां से हड्डी खिसकेगी तो वो जुड़ने में ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए जहां पर हड्डी टूटी है वहां पर यदि हम जो है पट्टी करके वहां पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर छिड़काव करते हैं और उसके बाद में गीला कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, और ठोस हो जाएगा तो उससे हड्डी की मूवमेंट नहीं होगी, इससे हड्डी आसानी से जुड़ जाएगी। क्लियर। फिर अगला हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह भी कैल्शियम का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है COC3, राइट। और जो CaCO3 है यह चूना पत्थर, चौक, संगमरमर इत्यादि के रूप में पाया जाता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी COC3 होता है, चाक का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है और चूना पत्थर भी CaCO3 ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रयोग है वो टूथपेस्ट में किया जाता है। क्लियर। अगला तत्व हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रासायनिक संकेत होता है Al और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और एल्यूमिनियम सफेद रंग की धातु होती है और यह कैसी होती है, अचुंबकीय धातु होती है या नॉन मैग्नेटिक। अचुंबकीय से तात्पर्य है कि इसका कभी भी अस्थायी चुंबक नहीं बनाई जाती है, राइट। तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो चुंबक होती है, राइट, जैसे लोहा है तो लोहा क्या हो जाएगा, लोह चुंबकीय तत्व होता है जिससे हम अस्थायी जो है चुंबक बना सकते हैं। परंतु नॉन मैग्नेटिक जो धातु है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अस्थायी चुंबक नहीं बनाई जा सकती है। तो एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 है यह एक सफेद रंग की अचुंबकीय धातु है। साथ ही साथ यह भूपर्पटी में ऑक्सीजन एवं सिलिका के बाद में तीसरी अधिक पाई जाने वाली क्या है, धातु है। तो हमारी जो भूपर्पटी है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद में क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है और उसके बाद में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो भूपर्पटी में तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व सिलिका ही होता है और सिलिका का जो निष्कर्षण होता है वह है बॉक्साइट से होता है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण वेयर विधि, हॉल विधि, सरपेक विधि, राइट। ये तीन विधि आप याद रखें, वेयर विधि, हॉल विधि और सरपेक विधि के माध्यम से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम का जब रिफाइनिंग होती है, शोधन होता है, तब कौन सी विधि की जाती है, हूप। और ये भी कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछी गई। तो एल्यूमिनियम के शोधन में हूप विधि का इस्तेमाल होता है, तो वहीं बॉक्साइट से निष्कर्षण में बेयर विधि, हॉल विधि एवं सरपेक विधि का प्रयोग होता है। अब एल्यूमिनियम के यौगिक समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2Cl6 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा फिटकरी या पोटास एलम हो जाएगा और इसको भी आप याद रखो, इसको भी हम लवण में पढ़ चुके हैं। तो फिटकरी किस प्रकार का लवण है, द्विक लवण है कि संकर लवण है, राइट। ये सब अच्छे से जाकर आप रिवाइज कर लेना, राइट। तो जो फिटकरी है वो एल्यूमिनियम का क्या है, यौगिक होता है जिसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 3.24 क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। जो फिटकरी है यह क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह जल में अम्लीय विलयन बनाता है और फिटकरी का जल में जो अम्लीय विलयन है यह जल शोधन के रूप में या रक्त स्राव को रोकने में किया जाता है। यही कारण है कि जो रोगी हैं उनको फिटकरी युक्त जल दिया जाता है, क्योंकि फिटकरी के प्रयोग से जो जल है वो शुद्ध हो जाता है, कीटाणु मर जाते हैं। साथ ही साथ जो सेविंग्स की जाती है उसके बाद में भी क्या किया जाता है, फिटकरी से इस तरीके से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो वहां पर रक्त स्राव को रोका जाए, राइट। तो ये यहाँ पर रक्त स्राव को रोकने में भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अब अगला तत्व हो जाएगा तांबा। क्लियर। तो
तांबा का अंग्रेजी का नाम कॉपर है, राइट। तो तांबा का अंग्रेजी का नाम कॉपर है, इसलिए इसका रासायनिक संकेत Cu होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। जो कॉपर है वह डी ब्लॉक का तत्व है, अर्थात यह एक संक्रमण तत्व है। तो कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है, अर्थात यह एक संक्रमण तत्व है और यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। कॉपर जो है, कॉपर का अयस्क है कैल्कोपाइराइट, लेकिन इसको चालका पाइराइट भी पढ़ा जाता है। क्लियर। तो कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है, इसका यौगिक है कैल्कोपाइराइट या चैल्कोपाइराइट, और चालकोपाइराइट से ही कॉपर का निष्कर्षण फेन प्लावन विधि या फोर्थ जो है फ्लोटेशन, तो फोर्थ फ्लोटेशन विधि या फेन प्लावन विधि से ही, चालकोपाइराइट से ही कॉपर का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह विद्युत का सुचालक है। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु है चांदी, राइट। तो सबसे अधिक जो धातु है वो कौन सी हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। लेकिन चांदी का उतना अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और चांदी के साथ साथ तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। इसीलिए कॉपर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं उसमें वायरिंग करने में, तो विद्युत तार या विद्युत मोटर की वाइंडिंग इत्यादि में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में भी कॉपर या तांबे का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्राचीन समय से ही तांबे का प्रयोग बर्तन बनाने में, और अगर हम देखें तो प्राचीन समय में तो जो बर्तन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे वो तांबे के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते थे। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, मूर्तियां हो जाएंगी, तो बड़ी मात्रा में जो मूर्तियां हैं वह भी तांबे की बनाई जाती हैं, और बर्तन है और अंगूठी है, तो कई प्रकार के आभूषण हैं, मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, ये सभी तांबे के ही बनाए जाते हैं। परंतु तांबा जल से एवं वायु से अभिक्रिया करके वो तांबे का ऑक्सीकरण होता है, तो उस पर हरी परत जमने लगती है, राइट। इसीलिए बर्तन बनाने में जो है तांबे का प्रयोग वर्तमान समय में घटता जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से तांबे के बर्तन में, तांबे के गिलास में ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे धातु हमारे शरीर में प्रवेश करती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, राइट। तो प्लास्टिक बोतल की जगह पर या प्लास्टिक के बर्तन में पानी पीने की बजाय हमें धात्विक बर्तनों में, जैसे तांबे का बर्तन जो है उसमें ही हमको खाना खाना चाहिए और उसमें ही हमको पानी पीना चाहिए, राइट। अगला हो जाएगा, अभी हम जो है कॉपर के यौगिक भी पढ़ेंगे। तो कॉपर का यौगिक पे सबसे पहला हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। देखो कॉपर का जो सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है वो है नीला थोथा, या जिसको तूतिया भी कहा जाता है। तो नीला थोथा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यौगिक है। परंतु नीला थोथा का जो नाम है वो कॉपर सल्फेट है, इसीलिए कंफ्यूजन के लिए आपसे क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड भी दिया जा सकता है। तो कॉपर सल्फेट से क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड कैसे अलग होता है वो भी समझ लेते हैं। तो कॉपर का पहला यौगिक हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। तो देखिए क्यूप्रस क्लोराइड कॉपर का यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuCl। क्यूप्रस क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CuCl, और यह जल में अविलेय ठोस होता है। यह नम वायु में ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। क्लियर। तो जो क्यूप्रस क्लोराइड है वह सफेद रंग का होता है और यह जल में अविलेय ठोस होता है। क्लियर। और जब यह नम वायु में ऑक्सीकृत होता है तो यह क्यूप्रिक क्लोराइड में बदल जाता है। जो क्यूप्रिक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है वो है CuCl2, और इसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण में किया जाता है। फिर कॉपर का जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो है नीला थोथा, राइट। तो नीला थोथा जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CuSO4, राइट। और 5 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अच्छा जिप्सम का अगर हम देखें तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ध्यान रखना। तो ये किसका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, यह जिप्सम का क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और वहीं कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O,
यह नीला तोता का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो दोनों में अंतर समझना। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड यह जिप्सम होता है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O यह जो है कॉपर सल्फेट, या यही नीला तोता का रासायनिक नाम होता है, जिसको क्या कहते हैं, तूतिया कहते हैं। अब जो नीला तोता है उसका प्रयोग पेंट उत्पादन में, विद्युत लेपन में, साथ ही साथ उद्योग में रसायन निर्माण हेतु माध्यमिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेंट उत्पादन में, विद्युत लेपन में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ नीला तोता का प्रयोग कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चिकित्सा की दृष्टि से कवकनाशी के रूप में नीला तोता का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला हो जाएगा चांदी, राइट। तो चांदी का अंग्रेजी नाम क्या है, सिल्वर है, राइट। और इसका जो है लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, इसीलिए इसका जो रासायनिक संकेत है वो एजी लिया गया है, जिसका रासायनिक संकेत एजी होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 होता है। चांदी डी ब्लॉक का या संक्रमण तत्व होता है। तो चांदी एक धातु है जो कि डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व का एक सदस्य होता है। साथ ही साथ ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक जो चालकता है वो किसकी होती है, चांदी की ही होती है। तो चांदी सबसे अधिक जो है सुचालक धातु मानी जाती है। साथ ही साथ यह कम अभिक्रियाशील धातु है। कम अभिक्रियाशील है अर्थात यह आसानी से वायु एवं जल से अभिक्रिया नहीं करता। यही तो कारण है कि चांदी की क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। आप समझिए, चांदी, तांबा और सोना तीनों के आभूषण बनाए जाते हैं, परंतु तांबे पर नीली परत जम जाती है ऑक्सीकरण की वजह से। इस वजह से तांबे की अंगूठी है या बर्तन है वो कुछ ही दिनों में जो है उनकी जो है चमक चली जाती है। वैसे अगर हम देखें तो चांदी भी जो है ये कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए 3-4 वर्षों तक जो है चांदी के जो जितने भी गहने हैं या मूर्तियां वो उतनी जल्दी से काली नहीं पड़ती हैं। परंतु फिर भी चांदी जो है 2 से 3 वर्षों में या काफी लंबे समय में जो है इस पर भी जो है ऑक्सीकरण की वजह से काली परत जम जाती है। साथ ही साथ जो चांदी है यह प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। जो सिल्वर का निष्कर्षण है वो अर्जेंटाइट Ag2S, ध्यान रखें सिल्वर का अयस्क क्या क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट। तो सिल्वर को अर्जेंटाइट Ag2S से साइनाइट विधि के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो अर्जेंटाइट से साइनाइट विधि से सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है और इसका प्रयोग आभूषण है, बर्तन है, सिक्के इत्यादि बनाने में किया जाता है। चांदी की जो भस्म होती है, राइट, चांदी की भस्म का प्रयोग औषधियां बनाने में किया जाता है, राइट। और आपने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा। तो च्यवनप्राश में या जो है टॉनिक वाली जितनी भी मेडिसिन है तो उनका प्रयोग औषधियां बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ जो चांदी का अमलगम होता है उसका प्रयोग दांतों की कैविटी भरने में भी किया जाता है। अब चांदी के यौगिक हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, लूनार कास्टिक। तो लूनार कास्टिक चांदी का यौगिक होता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम हुआ सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है AgNO3 होता है। और जो लूनार कास्टिक है यह सिल्वर नाइट्रेट है, यह जल में विलेय होता है और कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो लूनार कास्टिक जल में विलेय है और यह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। जब इसको जल में घोला जाता है तो इसका जलीय विलयन कच्चा कागज को या त्वचा को क्या कर देता है, काला कर देता है, जो कि आसानी से मिटता नहीं है। इसीलिए चुनाव के समय चिन्ह बनाने में लूनार कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये निशान की क्या विशेषता है, जैसे कोई वोट डालेगा तो उस पर काले रंग का हो जाएगा और ये इतना मतलब पक्का होता है कि इसको आप एसिड से भी क्या कर सकते हैं, साफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यदि एक बार किसी ने वोट दे दी तो वह अपना जो है यहाँ पर जो निशान है उसको साफ नहीं कर सकता। क्लियर। तो चुनाव के समय निशान लगाने में भी लूनार कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब अगला हो जाएगा हार्न सिल्वर। हार्न सिल्वर का रासायनिक नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड, AgCl2 होता है।
और जो हार्न सिल्वर है इसका प्रयोग भी फोटोग्राफिक कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। राइट, तो फोटोग्राफिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का, इसके अतिरिक्त कवकरोधी में, पर्सनल डिओडोरेंट में और जल उपचार में भी जो है हार्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, AgBr। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किया जाता है। तो फोटोग्राफी प्लेट बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक और यौगिक होता है सिल्वर आयोडाइड। और जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में। तो ये आप 4 याद रखें। राइट, लूनार कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट चुनाव के समय निशान बनाने में, हार्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, कवकरोधी और जल उपचार में, फिर सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो सोना का अंग्रेजी नाम गोल्ड होता है और इसके लैटिन शब्द से ही इसका रासायनिक संकेत Au लिया गया है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 79। अब सोना एक ऐसी धातु है, सोना सभी धातुओं में सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु का मतलब क्या हुआ कि सोने को खींचकर बहुत ही पतला तार बनाया जा सकता है। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, अर्थात सोने का बहुत बारीक से बारीक तार बनाया जा सकता है, नक्काशी की जा सकती है। साथ ही साथ सोना सबसे अधिक आघातवर्ध है और सबसे महत्वपूर्ण इसकी चमक वाली धातु। और कैसी, सोना, तो सोना पीली चमक वाली धातु है। यह सर्वाधिक तन्य एवं आघातवर्ध होती है। साथ ही साथ यह न्यूनतम अभिक्रियाशील होती है, अर्थात यह आसानी से जल एवं वायु से क्रिया नहीं करती। यही तो 4 कारण है जिसकी वजह से सोने के गहने बनाए जाते हैं। राइट, सोना सबसे अधिक तन्य है एवं आघातवर्ध है, इसी वजह से सोने की बारीकी से बारीक नक्काशी की जा सकती है। साथ ही साथ जब एक बार कोई भी ज्वेलरी बन जाएगी तो सोना कम अभिक्रियाशील है, अर्थात यह वायु से या जल से बहुत ही कम अभिक्रिया करता है। इसी वजह से सोने की जो गहने हैं उनकी जो चमक है आसानी से नहीं खोती है। और इन्हीं कारणों की वजह से तो जो ज्वेलरी बनाने में सोने का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। साथ ही साथ सोने का जो प्रयोग है वो आभूषण के अतिरिक्त सिक्का बनाने में भी किया जाता है। अब जो शुद्ध सोना होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है। और शुद्ध सोने के गहने भी मुलायम होंगे। यदि कोई पेंडल है उसको हम दबा दें तो वो जो है एक तरीके से मुड़ सकता है। इसीलिए गहना बनाते समय इसमें कॉपर या सिल्वर भी क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। तो अत्यंत सोना मुलायम होता है, इसलिए आभूषण बनाते समय इसमें कॉपर या सिल्वर बनाया जाता है। और जो सोना है उसकी शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और जो गहने हैं वो 22 या 20 कैरेट के बनाए जाते हैं। अगला हो जाएगा लोहा। राइट, तो लोहा जो है, लोहे का अंग्रेजी नाम होता आयरन, लेकिन इसका जो लैटिन नाम फेरम, जिससे इसका रासायनिक संकेत Fe लिया गया है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। जो लोहा है यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, यह अर्थात यह अन्य धातुओं के साथ में मिलकर पाया जाता है। और इसके प्रमुख अयस्क हेमेटाइट एवं क्या होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं। और हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट से बात भट्टी के माध्यम से इसका निष्कर्षण किया जाता है। और जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध जो लोहा होता है यह भी क्या होता है, नर्म होता है। इसीलिए इसमें कार्बन को मिलाया जाता है और कार्बन की मात्रा के आधार पर ही इसकी कठोरता निर्धारित होती है। राइट, तो शुद्ध जो लोहा है वो भी नर्म होता है और इसमें कार्बन मिलाकर इससे स्टेनलेस स्टील है या फिर अन्य प्रकार का लोहा बनाया जाता है। पिटवा लोहा है, ढलवा लोहा है, इन सब में कार्बन की मात्रा का ही अंतर होता है। वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे में बड़ी तेजी से क्या होती है, जंग लगती है और यह संक्षारित हो जाता है और यह भूरे रंग के रस्ट में परिवर्तित हो जाता है।
अगली धातु हो जाएगी प्लेटिनम, राइट। तो प्लेटिनम का रासायनिक जो संकेत है वो Pt है और इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। प्लेटिनम भी यह सघन, कम अभिक्रियाशील एवं कैसी है, कीमती धातु है। तो देखिए ये भी अत्यंत कम अभिक्रियाशील है और सघन है, इसीलिए प्लेटिनम के भी क्या होती है, आभूषण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं और यह भी कीमती धातु है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग उत्प्रेरक की तरह भी किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर में। क्लियर। अब अगली हो जाएगी सिलिकॉन, राइट। जो सिलिकॉन है इसका रासायनिक संकेत होता है Si और इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो जो सिलिकॉन है यह एक उपधातु है। सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 है यह एक उपधातु है। इसके अतिरिक्त यह कठोर एवं कैसी होती है, भंगुर होती है। सिलिकॉन चूंकि उपधातु है अर्थात यह अर्धचालक होती है। सामान्य अवस्था में यह कुचालक की भांति व्यवहार करती है, परंतु यदि इसका तापमान बढ़ाया जाए या इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाए तो यह सुचालक की भांति व्यवहार करती है। साथ ही साथ भूपर्वटी में दूसरा सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वह सिलिकॉन ही होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो सिलिकॉन है वह रेत, क्वार्टज, फ्लिंट, चिकनी मिट्टी इत्यादि में जो है पाया जाता है। सिलिकॉन प्राप्त करने के लिए जो सिलिका है या रेत है SiO2, इसका विद्युत भट्टी में कार्बन द्वारा क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन चूंकि एक अर्धचालक डिवाइस है इसीलिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसमें किया जाता है, अर्थात ट्रांजिस्टर है, सोलर पैनल है, माइक्रो प्रोसेसर है, उनके निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन के यौगिक में सबसे पहला हो जाएगा कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड। बहुत ही ध्यान से समझना, सिलिकॉन का यौगिक हो जाएगा कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, SiC। तो कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड का रासायनिक सूत्र SiC होता है और यह रंगीन हीरे जैसा कठोर पदार्थ होता है, इसीलिए इसको बनावटी हीरा कहते हैं। तो कार्बोरेंडम को ही बनावटी हीरा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो कार्बोरेंडम है उसका प्रयोग क्रूसिबल, रेगमल इत्यादि बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, कांच। अब देखिए यहां पर कांच के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ना तो यौगिक है और ना ही तत्व है, यह क्या है, दरअसल मिश्रण है। तो कांच मिश्रण होता है और यह सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 तथा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है और यह यौगिक नहीं होता है, इसलिए इसका कोई निश्चित जो है रासायनिक सूत्र भी नहीं होता है, राइट। अगला हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो तत्व है, नाइट्रोजन तत्व का रासायनिक संकेत होता है N और इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। जो नाइट्रोजन है यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होता है और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन ही होती है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन जो गैस है वो रासायनिक रूप से क्या होती है, अक्रियाशील होती है, राइट। और अक्रियाशील, तो नाइट्रोजन गैस अक्रियाशील होती है, साथ ही यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन्हीं दो कारणों की वजह से ही नाइट्रोजन का प्रयोग बड़े पैमाने पर रेसिंग कार है, वायुयान है या टायर, तो रेसिंग कार या वायुयान के टायरों में भरने में नाइट्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रायोवेंट एवं एक्सी2 संरक्षण के लिए भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब हो जाएगा नाइट्रोजन के यौगिक। तो नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH4। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH4 होता है। अमोनिया एक रंगहीन तथा गंध युक्त क्या होती है, गैस होती है। तो अमोनिया रंगहीन होती है परंतु इसकी जो गंध है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। दरअसल जो मूत्रालय होते हैं, मूत्रालयों के समीप जो तीक्ष्ण गंध का कारण है वह अमोनिया ही होता है।
अमोनिया का प्रयोग अश्रु गैस बनाने में किया जाता है और अमोनिया का जो औद्योगिक उत्पादन है वो हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। तो एक तो हैबर विधि के द्वारा अमोनिया को बनाया जाता है और अमोनिया का प्रयोग जो है यूरिया एवं अमोनियम सल्फेट इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का क्या है, यौगिक होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O और यह है रंगहीन तथा धात्विक गंध वाली गैस है। यदि इस गैस को थोड़ी कम मात्रा में भी सूंघ लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड या N2O को ही क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। फिर तीसरा हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, NHO3 हो जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है और इसके बारे में हम डिटेल में अम्ल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अगला हो जाएगा फास्फोरस। तो फास्फोरस का रासायनिक संकेत P होता है, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है और फास्फोरस चूंकि अंधेरे में चमकता है इसीलिए इसको नाम फास्फोरस दिया गया है। यह जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में पाए जाने वाला क्या होता है, घटक होता है। तो फास्फोरस जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में पाया जाता है और यह जीव जंतुओं में अस्थियों एवं धातुओं में कैल्शियम फास्फेट व डाई हाइड्रॉक्सी एक्टाइड के रूप में पाया जाता है। अब जो फास्फोरस है, फास्फोरस को कैल्शियम फास्फेट या हड्डी के तत्व से दो विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो फास्फोरस को कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फास्फेट को ही क्या कहा जाता है, हड्डी का तत्व। तो फास्फोरस को कैल्शियम फास्फेट से प्राप्त किया जा सकता है और इसकी दो विधियां हैं। पहला क्या हो जाएगी, रियर्ड विधि और दूसरा क्या हो जाएगा, विद्युत तापीय विधि हो जाएगा। अब जो फास्फोरस है, फास्फोरस के हम यहां पर यौगिक समझते हैं। तो फास्फोरस के कई यौगिक होते हैं जैसे सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस एवं काला फास्फोरस। जिसमें से जो सफेद फास्फोरस है, राइट, तो जो सफेद फास्फोरस है ये वायु में स्वतः ही जल जाता है, अर्थात ये बहुत ही ज्वलनशील होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग सेफ्टी माचिस में किया जाता है, राइट, अर्थात फास्फोरस में ज्वलनशीलता का गुण होता है। यही कारण है कि व्यक्ति को आग लग जाती है। हमारे शरीर में रक्त है जो कि क्या है, द्रव अवस्था में, इसके बावजूद भी हमारा शरीर आग पकड़ लेता है। उसका कारण क्या है कि हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं वो कैल्शियम फास्फेट से बनी है, अर्थात कैल्शियम है और कैल्शियम बहुत ही ज्वलनशील होता है। इसके अतिरिक्त समुद्री जहाजों पर संकेत भेजने के लिए होम सिग्नल्स बनाने में कैल्शियम फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चूहा विष, जिसको क्या कहा जाता है, रोडेंट नासी कहा जाता है। तो रोडेंट नासी या चूहा विष में जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ स्मोक स्क्रीन बनाने हेतु फास्फीन का उपयोग किया जाता है। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत O होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील गैस है। तो ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील गैस है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है, अर्थात दहन में ऑक्सीजन ही क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, राइट, और 20.29% जो है वायुमंडल का घटक होती है, जो कि जीवों के लिए श्वसन हेतु अनिवार्य होती है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडरों में हीलियम गैस भी भरी जाती है, जिससे कि गोताखोरों को क्या होता है, कम थकान होती है। ऑक्सीजन के कुछ यौगिक हैं, जैसे एक तो जल है जिसको हम पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। तो ओजोन के बारे में समझते हैं। जो ओजोन है O3, ओजोन को क्या कहा जाता है, ओजोन का रासायनिक संकेत हो जाएगा O3। ओजोन जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, राइट, तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इसी वजह से त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां पृथ्वी पर
नहीं हो पाती हैं। इसलिए ओजोन परत एक सेफ्टी सील के तौर पर कार्य करती है और इसकी गंध कैसी होती है, मछली जैसी गंध होती है और यह एक कैसी होती है, विस्फोटक गैस होती है। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक होती है। यह वनस्पति रंगों का विरंजन भी कर देती है। जल के अणुओं को नष्ट करने में ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्टार्च आदि को रंगहीन बनाने हेतु विरंजक की भांति भी ओजोन का प्रयोग किया जाता है। अगला तत्व हो जाएगा सल्फर। तो सल्फर का रासायनिक संकेत S होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो भूपर पटी पर जो सल्फर है वो लगभग 0.05% पाई जाती है। इसके साथ ही सल्फर भी एक ऐसा तत्व है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के समान जिसमें श्रृंखलन का गुण होता है, राइट। तो सल्फर में भी कार्बन के समान श्रृंखलित होने का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि इसके कई अपूर्व रूप होते हैं और यह कई अपर रूपों के रूप में सल्फाइड एवं सल्फेट खनिजों के रूप में पाई जाती है, राइट। सल्फर का उपयोग पटाखे, माचिस है या डाई बनाने में, राइट, और कीटनाशक इत्यादि के रूप में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो संयुक्त अवस्था में यह सल्फेट खनिजों में पाई जाती है। इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, इसलिए सल्फर के भी कई यौगिक होते हैं। जो सल्फर युक्त दवाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, सल्फर ड्रग्स। तो सल्फर ड्रग्स में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है और सल्फर के कई अपर रूप होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, राइट, H2SO4, राइट। ये सभी सल्फर के क्या हो जाएंगे, विभिन्न यौगिक हो जाएंगे। इसके साथ ही जो यौगिक प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है। इसीलिए उसका औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिए, उसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए उसमें रबड़ मिलाते हैं और इसी क्या कहते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं, राइट। तो इसी के साथ ही ये हमने प्रमुख तत्वों एवं यौगिकों, मिश्रणों के गुणों एवं प्रयोगों को समझा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।